नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। एक कहावत है, गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए। यही कुछ हाल है विपक्षी एकता का भी। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की एकता हो, उससे पहले उसकी अगुवाई को लेकर ही गेम शुरू हो गया है, माइंड गेम शुरू कर दिया है। और एक है इसमें नीतीश कुमार और दूसरे जो भारी पड़ रहे हैं वो हैं शरद पवार। नीतीश कुमार और शरद पवार के बीच अब इस बात को लेकर टसल है कि इसकी अगुवाई कौन करेगा, और इसे लेकर शरद पवार ने एक नई चाल चल दी, जिससे नीतीश कुमार चारों खाने चित्त हो गए। जो विपक्षी दल की एकता की अगुवाई की मशाल लेकर चल रहे थे वो किनारे हो गए, खामोश हो गए। अब विपक्षी एकता के नाम पर 23 तारीख को पटना में होने वाली बैठक के नाम पर वो कुछ नहीं बोलते। लेकिन जो नए समीकरण बने उस समीकरण में शरद पवार के साथ हैं लालू प्रसाद यादव। ये दो ऐसे नाम जो सोनिया गांधी की, अगर किसी भी और पार्टी के नेता की आप बात करें तो उन सबसे ज्यादा करीबी हैं, जिनकी बात सोनिया गांधी सुनती हैं। तो इन दो नेताओं ने मिलकर कहिए पूरी तरह से नीतीश कुमार को चित कर दिया। लालू प्रसाद यादव वो जिनके साथ बिहार में सरकार में है नीतीश कुमार, लेकिन उन्होंने ही नीतीश कुमार की बैसाखी, मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि जो विपक्षी एकता है दरअसल ये बैसाखी के सहारे, लंगड़ों की एकता है जो बैसाखी के सहारे टिकी है। तो ये देखिए किस तरह से लालू यादव ने नीतीश कुमार की बैसाखी खींच ली, उन्हें वक्त भी नहीं लगा। विपक्षी एकता की मशाल कांग्रेस ने नीतीश कुमार के हाथ में सौंपी, लेकिन नीतीश कुमार यूपीए से अलग किसी भी एक दल को इस विपक्षी एकता में जोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। इस कुनबे में एक भी दल वो एड ऑन नहीं कर पाए। दो दलों को जोड़ने की विशेष तौर पर जिम्मेदारी नीतीश कुमार को सौंपी गई थी। उनमें एक नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो बीजेडी के मुखिया हैं, दूसरे थे बीआरएस के चंद्रशेखर राव। नवीन पटनायक से मिलने तो नीतीश कुमार उड़ीसा गए, वहां नवीन पटनायक ने उनको भोजन कराया, अच्छे से खाना खिलाया, बातचीत की और उसके बाद नमस्ते कर दी। बोले सॉरी मैं आपके साथ नहीं आ सकता। तो नीतीश कुमार अपना सा मुंह लेकर वापस आ गए। दूसरे नेता हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने खुद इस अगुवाई की शुरुआत की थी। विपक्षी एकता की कमान संभालने वो निकले थे। आपको याद होगा उनकी सबसे पहले बैठक हुई थी, एक रैली हुई थी पटना में ही नीतीश कुमार के साथ मंच पर, जब एक दूसरे का हाथ खींच के बिठा रहे थे। एक जा रहा था क्योंकि इस बात पे नाराज थे। केसीआर चाहते थे कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नीतीश कुमार घोषित कर दें और नीतीश कुमार चाहते थे कि केसीआर उन्हें घोषित कर दें। उसके बाद केसीआर ने इस विपक्षी एकता से बिल्कुल किनारा कर लिया, मना कर दिया कि वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उन्हें तेलंगाना को खोने का डर सता रहा है। नीतीश कुमार की दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उन पर कांग्रेस भरोसा नहीं कर पा रही है, और इसकी वजह है, इसमें कांग्रेस की भी क्या गलती, इसकी वजह है नीतीश कुमार की पलटू राम की इमेज। कांग्रेस पार्टी जानती है कि अगर कल को लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जाने में फायदा दिखा तो वो पलटी मारने में समय नहीं लगाएंगे। तो उनके लिए उनकी ये इमेज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, जिसकी बात शरद पवार और लालू यादव दोनों ने कांग्रेस पार्टी से की और कहा कि मौका पड़ने पर वो वापस से एनडीए के साथ जा सकते हैं। शरद पवार और लालू यादव सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कह लीजिए समझाने में कामयाब रहे कि नीतीश कुमार अपना फायदा होने पर पलटी मार लेंगे। फिर क्या था, जो नीतीश कुमार यूपीए का कन्वीनर बनने का सपना देख रहे थे वो सपना उनका मिट्टी में मिल गया, उन्हें एकदम किनारे कर दिया गया। और विपक्ष के इस गठबंधन में शरद पवार ने ग्रैंड एंट्री ले ली और साथ ही उन्होंने जिक्र छेड़ दिया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, न्यूनतम साझा कार्यक्रम का। पवार ये बात जानते हैं कि जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएगा वही इस विपक्षी गठबंधन का कन्वीनर भी बनेगा, क्योंकि अभी यूपीए की कन्वीनर सोनिया गांधी है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अब ये जिम्मेदारी जाहिर सी बात है किसी और को दी जाएगी, और शरद पवार उसमें अब सबसे आगे हैं। नीतीश कुमार को उन्होंने किनारे लगा दिया। चुनाव से पहले शरद पवार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात क्यों की, जबकि आज तक किसी भी गठबंधन में
सीएमपी चुनाव के बाद बनता है, यानी जब चुनाव जीत जाते हैं, पार्टियां साथ में आती हैं, तब एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होता है कि किस तरह से सरकार चलाई जाएगी, क्या क्या मुद्दे होंगे जो प्राथमिकता में होंगे, क्योंकि सभी दल अलग अलग होते हैं, उनके अपने अपने मुद्दे होते हैं। तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाता है जिसमें तय होता है कि सरकार इसी के आसपास चलेगी। लेकिन यह पहली बार हो रहा है कि कहा जा रहा है शरद पवार की तरफ से कि सीएमपी पहले बनाया जाए। शरद पवार ने ये चाल चल दी, इससे दो काम हुए। एक, नीतीश कुमार को अगुवा बनने से विपक्षी दलों का रोक दिया। दूसरी बात, खुद को इस पद का सबसे मुफीद उम्मीदवार बता दिया। ये बता दिया कि हम तो कभी गए नहीं हैं, नीतीश कुमार तो जा सकते हैं, इसलिए हम भरोसेमंद हैं। दूसरी बात, शरद पवार की पार्टी चाहे जितनी सिकुड़ती गई हो, छोटी होती जा रही, लेकिन ये एक आश्चर्य की बात है कि राजनीतिक पैंतरों में माहिर शरद पवार का अपना कद बढ़ता गया। अब ये किस तरह से हो रहा है, ये कोई जादू ही लगता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ता गया और उनकी पार्टी जो है वो छोटी होती गई। तो ये तालमेल कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा है। और तो और विपक्ष की बैठक की तारीख जो बार बार बदली गई और जो अब 23 जून तय की गई है, वो तारीख भी कांग्रेस, लालू यादव और शरद पवार ने मिलकर तय की है कि इस तारीख को ये बैठक होगी। नीतीश कुमार अब विपक्ष की बैठक के बारे में इसीलिए कुछ नहीं बोल रहे हैं। आपने देखा होगा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो भी तेजस्वी यादव ने की, तेजस्वी यादव थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद। लेकिन अब नीतीश कुमार इसको लेकर कुछ नहीं बोल रहे। जो पहले अगुवा थे, तारीख की बात कर रहे थे, कौन कौन नेता आए, क्या होगा, किस तरह से होगा, उन्होंने एकदम चुप्पी साध ली है। ये अपने आप बता रहा है कि क्या स्थिति इस वक्त चल रही है विपक्षी गठबंधन जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी। अच्छा, ये भी तय है कि बीजेपी विरोधी सारे एजेंडे पवार ही तय करेंगे। ये सभी एजेंडे पटना में होने वाली संयुक्त बैठक में ही तय किए जाएंगे। विपक्षी एकता बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है कि और किसी चीज पर बात ना की जाए, सिर्फ एक मुद्दे पर बात की जाए, वो है विपक्षी एकता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में, क्योंकि ये दल इसीलिए साथ में आ रहे हैं। इसमें इस बात का खासतौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि ऐसे मुद्दों को ना रखा जाए जिससे दो दलों के बीच दूरियां बढ़े। अब बताइए किस तरह का विपक्षी गठबंधन ये बनेगा जिसमें आप ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे दूसरा नाराज हो। तो एक दूसरे को एडजस्ट करना है तो बातें कहनी होगी, लेकिन यहाँ पर वो आजादी नहीं है। सबको एकजुट रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र एक एजेंडा है, बीजेपी विरोधी एजेंडा यही प्रमुख है। और इन पार्टियों का ना कोई विजन है देश के लिए, ना देश की जनता को ये बताने के लिए है कि वो साथ क्यों आ रहे हैं। वो बस ये कह रहे हैं कि हम साथ आ रहे हैं क्योंकि मोदी को हटाना है। मतलब इनका एक ही मकसद है, देश के लिए, लोगों के लिए कोई एजेंडा, कोई विजन नहीं है। एक मकसद है कि मोदी को हटाना है। 23 जून की बैठक में विपक्ष के 16 दल हिस्सा लेने वाले हैं, जिसकी कंफर्मेशन भी ज्यादातर दलों ने अब कर दी है, जिसमें सभी की अब तक यही आम राय है कि पहले बीजेपी और पीएम मोदी को लोकसभा चुनाव में मिलकर हराया जाए, मुकाबला करें। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। अभी इस मुद्दे को एकदम ना छेड़े, क्योंकि इस मुद्दे को अगर छेड़ेंगे तो एकता बनना मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे पर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं होगी। दूसरे दल जो है वो अपनी बात चाहेंगे, इसीलिए इस मुद्दे को छेड़ना नहीं चाहते। इसकी एक और वजह है जो ये लोग अंदर जानते हैं, बोल नहीं रहे हैं। वजह है कि वो जानते ही हैं कि किसी को प्रधानमंत्री बनना ही नहीं है, कोई प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए इस बात को कह रहे हैं ताकि बरगलाते रहें, क्योंकि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। किस तरह से हराएंगे, कितनी सीटें हैं, तकरीबन 150 सीटें हैं जहां 2 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीते, तकरीबन 150 सीटें हैं जहां पर 3 लाख से ज्यादा की मार्जिन से बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे। कहां से, अगर ये सब एक भी हो जाते हैं, अगर अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, कांग्रेस पार्टी, आप एक तरह से मान लीजिए ये तीनों एक होकर उत्तर प्रदेश में लड़ती हैं, तो भी क्या होगा, क्या होगा? वही होगा जो पिछली बार हुआ था। 2% वोट कांग्रेस पार्टी का क्या असर करेगा? ममता बनर्जी 0%। आप स्टालिन को भी सबको शामिल कर लीजिए, एक उदाहरण अगर ले लीजिए, तो कुछ नहीं होने वाला। इसीलिए ये जानते हैं और वापसी भी नरेंद्र मोदी की ही होगी। इसीलिए कहा गया है कि अभी इस बात का कोई जिक्र नहीं करिए। मतलब ये दल महज चुनाव के लिए ही पवार की छत्र छाया में आएंगे, कन्वीनर बनाए जाएंगे। इससे ये तय नहीं होगा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे,
ये बिल्कुल भी कहीं से कोई बात नहीं होगी। यानी नीतीश कुमार, जिनको उम्मीद थी, हालांकि वो कह रहे थे कि नहीं नहीं हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हम तो नहीं बनने वाले, हमें तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन मन ही मन तो उनके लड्डू फूट रहे थे, एक इधर कि वाह अब तो कांग्रेस पार्टी ने हमें आगे कर दिया, अब तो लालटेन क्या, अब तो हमारे हाथ में पूरा पूरा जनरेटर मशाल पकड़ा दी। लेकिन कर्नाटक चुनाव क्या हुआ, कांग्रेस ने तो तेवर ही बदल लिए, नीतीश कुमार को किनारे लगा दिया, शरद पवार लालू यादव की एंट्री हो गई। कांग्रेस पार्टी इसके बाद समझने लगी कि निर्णय तो हम ही लेंगे, सबसे बड़ी पार्टी तो हम है। नीतीश जी आप कौन, अपने ही प्रदेश में तीसरे नंबर की पार्टी है। तो पवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्या सभी दल एक साथ आ पाएंगे, क्या पवार के कहने पर ऐसा कुछ हो पाएगा। सभी पार्टियों की अलग अलग राय है, तो उनके बीच कैसे क्या समीकरण बनेगा। लेकिन इन सब के बीच शरद पवार ने अपने लिए समीकरण बना लिया, अपनी भूमिका तय कर ली, अपना स्थान तय कर लिया, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी ये उन्होंने तय कर लिया। और नीतीश कुमार पिछले कई महीने से मशाल लिए घूम रहे थे, रोली चावल लिए घूम रहे थे, दूल्हा बने घूम रहे थे विपक्ष का, और आखिर में आकर बाजी मार ली शरद पवार ने। आपसे गुजारिश है मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।